Hello everyone, welcome back to my channel. This is my second video of Principle of Management. So let's get started. These scientific principles are given by F.W. Taylor. Who was F.W. Taylor? F.W. Taylor कौन थे? He became famous as a father of scientific management. He was born in 1856 in USA. What is principle? Principle refers to a fundamental truth. It establishes cause and effect relationship. Cause and effect relationship means, for example, division of work is cause and increasing in efficiency is effect. मतलब डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि अगर हम वर्क को किसी एम्प्लॉय के कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, उससे हमारी इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होती है. अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क के साथ काम कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट जो आएगा वो इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी होगा. जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस्ड पे होते हैं. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. दे आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, harmony not discord, cooperation not individualism, development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity. First one is science not the rule of thumb. Not a rule of thumb मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से कोई भी काम को नहीं करना. इट मीन्स जो टेलर है वो टेलर कहता है each job performed in organization should be based on scientific inquiry, experience and hit and miss method. It means कि जो हमारा साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब होता है प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा वर्क होगा वो साइंटिफिक प्रूफ होगा. उसकी जो उसमें जो भी काम होगा वो एक साइंटिफिक तरीके से ही होगा और जो भी काम होगा वो बेस्ट मेथड से होगा जिसमें हमारी इफ़िशेंसी जो होगी वो मैक्सिमाइज होगी. नेक्स्ट इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर है उनका लिंक होना चाहिए ओनर्स और वर्कर्स के बीच में. देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, उन दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए. वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, मैनेजर सब एक दूसरे को समझनी चाहिए और वर्कर्स से हमेशा उनका सजेशन लेना चाहिए. उनसे पूछना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वर्क करने में, या आपको किस चीज़ की नीड हो तो उनको वो प्रोवाइड करवाना चाहिए. ओके, जैसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगी? जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, जब उसे पता होगा कि हमारा क्या टारगेट है, हमें हार्मनी से रहना है, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन करना है. ठीक है, तभी तो हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? दिस प्रिंसिपल सेज डैट वर्क विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर. वर्कर एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कॉपरेशन. जो F.W. टेलर थे वो कहते थे कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है वो हमेशा म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से, अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए दोनों के बीच. वर्कर्स और मैनेजर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो दोनों वर्क को समझे और अच्छे से करें. अगर मैनेजर ही अच्छा नहीं होगा, वो कोऑपरेशन से नहीं रहेगा, तो वर्कर जो होगा वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. इट मीन्स worker efficiency depend upon proper training and their selection. टेलर कहते हैं कि जब हम सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉय का तो सेलेक्टिंग के बाद उन्हें ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है.
ट्रेनिंग से क्या होता है, ट्रेनिंग से वर्क मोटिवेट होता है और उसको नई नई नॉलेज का पता लगता है। एम्प्लॉयज़ को थोड़े थोड़े हर टाइम बाद उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें, अपडेट कर सकें। नेक्स्ट इज़ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट टेक्निक इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। दिस चार्ट, लुक एट दिस चार्ट। फैक्ट्री मैनेजर में दो होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन इंचार्ज। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है, ये करता है ही ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर। ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जनरल इंस्ट्रक्शन दे जॉब को कैसे करना है। रूट क्लर्क कौन होता है, रूट क्लर्क डिसाइड करता है कि किस सीक्वेंस में हमें वर्क करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिसाइड करता है कि ही डिसाइड टू कंप्लीट अ जॉब एंड प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। क्या करता है ये जॉब को डिसाइड करता है और इसका मतलब मेन टारगेट क्या होता है कि एक टाइम डिसाइड कर देता है कि तुम्हें इस टाइम पे स्टार्ट करनी है जॉब और इस टाइम पे ख़त्म करनी है। ये ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि ये देखता है रूल्स और रेगुलेशन, काम जो हमारा जॉब के अंदर हो रहा है वो ऑर्डर से हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। फर्स्ट है गैंग बॉस। जो गैंग बॉस होता है वो सारी मशीन्स को, टूल्स को, रिसोर्सेज को अरेंज करता है। उसका काम क्या होता है, अरेंज ऑल द मशीन, टूल्स एंड देयर अदर रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज़ रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस किस लिए होता है, वो देखता है जो हमारी मशीन वर्क कर रही है वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या चेक करता है, क्वालिटी। जो हम आउटपुट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, हमेशा बेस्ट क्वालिटी रहनी चाहिए, वो चेक करता है इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस। स्पीड बॉस कौन होता है, स्पीड बॉस देखता है कि वो कहता है कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, हमेशा जो भी काम हो रहा है वो टाइम पे स्टार्ट हो और टाइम पे ही ख़त्म हो। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से पता लग रहा है कि स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना। कौन से स्टैंडर्ड को, जो हम चीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल, क्वालिटी प्रोडक्ट की, साइज़, टाइप, कौन से साइज़ का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। इट मीन्स अगर हम हर चीज़ स्टैंडर्ड में रखेंगे, मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, प्रोडक्ट को, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना, और सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये मतलब होता है कि जैसे हमें प्रोसेस करना है, सिंप्लीफिकेशन मतलब प्रोसेस करना है कि हमें बेस्ट मेथड देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा बेस्ट है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों प्रोडक्ट से लिंक होते हैं कि पहले हम उसका स्टैंडर्ड देखते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड सही है और कौन सा स्टैंडर्ड सही नहीं है। ठीक है, इसमें हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए reduce the variety from 2000 to 200 which brought positive result। इसका मतलब होता है जो यूएसए में कंपनी है पेपर बनाने की, उसने अपनी वैरायटी को 2000 से 200 डिक्रीज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका रिज़ल्ट बेटर लाने के लिए। अगर हम ज़्यादा वैरायटी बना रहे हैं और उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट सेल भी नहीं होगा। अगर हम 2000 की बजाय 200 प्रोडक्ट बनाए बट बेस्ट बनाए, तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए और उसकी फिर सेलिंग भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब होता है
द वे वी आर डूइंग द वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमारी शू बनाने की कंपनी है, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम शू बनाने का, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम कौन सा बेस्ट मेथड यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करें या मशीन इंटेंसिव। अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट तो होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, बट उसमें काम स्लोली होगा। और अगर हम मशीन इंटेंसिव मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा जो एक महीने में आउटपुट आ रहा था वो हमारा मशीन से एक दिन में, 1 वीक में भी आ सकता है। तो हमारा देखना है कि हमें मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है। प्लानिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मोशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट। कि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होगा, चाहे वो हमारी वर्कर्स कर रहे हों, चाहे कोई स्कूल में हो रहा हो या किसी भी चीज़ में हो रहा हो। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ स्कूल का। अगर 11th-12th क्लासेस चल रही हैं, वो सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे चल रही हैं और टीचर्स का जो स्टाफ रूम है वो 1st फ्लोर पे है। तो अगर जब फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड ख़त्म होता है तो टीचर को नीचे जाना पड़ेगा स्टाफ रूम में अपनी बुक्स लेने, फिर वो ऊपर आएगी। तो उसका मूवमेंट ज़्यादा हो गया, उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो हमारा जो पीरियड 40 मिनट का था वो 30 मिनट का रह जाएगा। 5 मिनट उसको नीचे जाने में लगेगा, 5 मिनट उसको ऊपर जाने में लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना लेस मूवमेंट हो सके उतना होना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और जितना हमें जैसे 40 मिनट का पीरियड है तो हम पूरा पीरियड हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब क्या होता है? टाइम स्टडी मतलब डिसाइड द प्रॉपर टाइम, कि किस टाइम पे, कैसे टाइम पे कितना वर्क होना चाहिए। हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर देता है कि इस टाइम पे ये जॉब स्टार्ट होगी या इतने टाइम में ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। टाइम स्टडी मेनली वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, किसी को भी हम कह सकते हैं कि उसको अगर कॉस्ट रिड्यूस करनी है, जैसे हमने कह दिया कि तुम्हें एक महीने में इतना आउटपुट बनाना है या एक दिन में इतना आउटपुट बनाना है, तो हमने स्टैंडर्ड टाइम दे दिया कि तुम्हें इस टाइम में अपना टास्क परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज़ फटीग स्टडी। फटीग मतलब क्या होता है? थकान। फटीग स्टडी, हर किसी को फटीग होता है। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई वर्कर हैं, या हम घर में काम कर रहे हैं, या हम टीचिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी एनीथिंग कोई भी वर्क कर रहे हैं, हमें फटीग तो होगी ही होगी। हमें हर चीज़ के बीच में एक रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत होती है। अगर वो कुछ वर्क भी नहीं कर रहा फिज़िकली, बट वो मेंटली परेशान हो जाता है अगर उसे रेस्ट इंटरवल नहीं मिलता। तो जैसे स्कूल्स में इसलिए ही तो रखा जाता है, हर 4th पीरियड के बाद, हर 3rd पीरियड के बाद एक रेस्ट इंटरवल, ब्रेक मिलना चाहिए, ताकि आधा घंटा बच्चे लंच करें, फ्रेश होएं, अपने फ्रेंड से बात करें। तो इससे वो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, ताकि वो नेक्स्ट जो लेक्चर्स, जो पीरियड लगेंगे उसमें वो अच्छे से पढ़ पाए। इससे क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी और हमें रेस्ट इंटरवल के बाद अपना टास्क करने की दोबारा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, हमें अब रेस्ट मिल गया, हम पूरे एनर्जी के साथ अपना वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है? एफ डब्ल्यू टेलर सेज दैट पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू इफिशिएंट एंड इफिशिएंट एम्प्लॉयज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे हमने टारगेट फिक्स कर दिया कि एक कंपनी में हमने टारगेट फिक्स कर दिया कि आपको डेली की, अगर आप 100 यूनिट का टारगेट है हमारा, ठीक है, हमने कहा अगर आप 100 यूनिट से कम बना रहे हो तो हम आपको पर यूनिट 10 रुपीज़ देंगे। अगर उसने कम बनाई तो 10 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। और हमने कह दिया अगर तुमने पूरी 100 बनाई या उससे ज़्यादा बनाई तो आपको 20 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। तो उसमें एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो गया
कि अगर हम इतने पूरे करेंगे तो हम इतने मिलेंगे, और अगर हम 100 करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे तो हमें 20 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। जहाँ हम अगर हमने 100 यूनिट, इसमें क्या होता है कि एक वर्कर को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे अपना टारगेट टाइम पे कंप्लीट करना है। ओके, thank you everyone for watching my video, and please like, comment, share and subscribe and hit the bell icon. And if anyone have query, please write written down in comment box. Thank you.